अध्याय 17 बिल्ली, चूहा और कुत्ता। हैरी का दिमाग सदमे के मारे सुन्न हो गया। वे तीनों अदृश्य चोगे के नीचे दहशत में चुपचाप खड़े रहे। डूबते सूरज की आखिरी किरणें लंबी छायाओं वाले मैदान पर खून जैसी रोशनी डाल रही थी। फिर उनके पीछे से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हैग्रिड, हैरी बुदबुदाया। वह क्या कर रहा है, यह सोचे बिना ही वह मुड़ने को हुआ, लेकिन रॉन हरमाइनी दोनों ने ही उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। हम नहीं जा सकते, रॉन ने कहा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अगर उन्हें पता चल गया कि हम उससे मिलने गए थे तो वो और मुश्किल में फंस जाएगा। हरमाइनी की सांस उखड़ने लगी थी। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो, रॉन बोला, जिसके दांत किटकिटाने लगे थे। वे वापस महल की तरफ चल दिए। चोगे के नीचे खुद को छिपाए रखने के लिए वे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। रोशनी अब बहुत तेजी से कम हो रही थी। जब तक वे खुले मैदान में पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। स्कैबस, शांत रहो, रॉन अपने सीने पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया। चूहा पागलों की तरह छटपटा रहा था। रॉन अचानक रुक गया और स्कैबस को अपनी जेब में धकेलने की कोशिश करने लगा। तुम्हें हो क्या गया है, मूर्ख चूहे? शांत रहो। आउच! उसने मुझे काट लिया। रॉन, चुप रहो, हरमाइनी व्यग्रता से बुदबुदाई। फज यहाँ पर किसी भी पल आ सकते हैं। वो रुक ही नहीं रहा है। स्कैबस बुरी तरह दहशत में था। वह अपनी पूरी ताकत से छटपटा रहा था और रॉन की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। उसे हुआ क्या है? लेकिन तभी हैरी ने देखा कि क्रूक्शंस उनकी तरफ आ रही थी और उसकी पीली आंखें अंधेरे में अजीब तरीके से चमक रही थीं। हैरी को यह नहीं समझ में आया कि क्रूक्शंस उन्हें देखकर आई थी या स्कैबस की चीखें सुनकर। क्रूक्शंस, हरमाइनी ने दुखी आवाज में कहा। नहीं, दूर हटो क्रूक्शंस, दूर हटो। लेकिन बिल्ली पास आती जा रही थी। स्कैबस, नहीं! बहुत देर हो गई थी। चूहा रॉन की उंगलियों के बीच से फिसलकर जमीन पर गिरा और भागने लगा। क्रूक्शंक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगी और इससे पहले कि हैरी या हरमाइनी रॉन को रोक पाए, वह अदृश्य चोगे से बाहर निकला और अंधेरे में गुम हो गया। रॉन, हरमाइनी दुखी स्वर में बोली। उसने और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वे भी भागने लगे। चोगे के नीचे तेज भागना असंभव था, इसलिए उन्होंने चोगे को उतारकर फेंक दिया। जब वे रॉन के पीछे भागे तो चोगा उनके ठीक पीछे किसी बैनर की तरह लहराता हुआ गिर गया। आगे की तरफ से उन्हें रॉन के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और क्रूक्शंक्स पर चिल्लाने की आवाज भी। उससे दूर हटो, दूर हटो। स्कैबस, यहाँ आओ, एक जोरदार धपकी आवाज आई। पकड़ लिया, दूर हटो गंदी बिल्ली। हैरी और हरमाइनी रॉन पर गिरते गिरते बचे। वे उसके ठीक सामने आकर रुके। वह जमीन पर बैठा था, लेकिन स्कैबस उसकी जेब में पहुंच चुका था। उसने हिलते हुए उभार को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। रॉन, चोगे के नीचे हो जाते हैं, चलो, हरमाइनी ने हांफते हुए कहा। डंबलडोर मंत्री जी, वे लोग किसी भी पल आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे चोगा ओढ़ पाए या अपनी सांस को सही कर पाए, उन्हें दैत्याकार पंजों की धीमी आवाज सुनाई दी। अंधेरे में कोई चीज उछलती हुई उनकी तरफ आ रही थी। पीली आंखों वाला बड़ा काला कुत्ता। हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके अगले पंजे हैरी के सीने पर पड़े। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। हैरी ने कुत्ते की गर्म सांस महसूस की और उसके 1 इंच लंबे दांत देखे, लेकिन छलांग की झोंक कुत्ते को कुछ ज्यादा ही दूर ले गई थी। वह हैरी पर से गिरा। हैरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट गई थी, लेकिन उसने खड़े होने की कोशिश की। उसे कुत्ते की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। जब वह घसीट कर रुका और दोबारा हमला करने के लिए पलटा। रॉन अब खड़ा हो चुका था। छलांग लगाते हुए कुत्ते ने हैरी को एक तरफ कर दिया। कुत्ते के जबड़े हैरी के बजाय रॉन की फैली हुई बाह पर कस गए। हैरी ने झपट कर कुत्ते के बाल पकड़ लिए, लेकिन कुत्ता रॉन को इतनी आसानी से खींच कर ले गया जैसे वह कोई खिलौने की गुड़िया हो। फिर न जाने कहां से कोई चीज हैरी के चेहरे पर इतनी तेजी से टकराई कि वो एक बार फिर गिर गया। उसने हरमाइनी को भी दर्द से चीखते और गिरते सुना। हैरी ने अपनी छड़ी खोजी और अपनी आंखों पर आ रहे खून को पोंछा। प्रकाशित भव, वह फुसफुसाया। छड़ी की रोशनी में उसे एक मोटे पेड़ का तना दिख गया। वे स्कैबस का पीछा करते करते लड़ाकू पेड़ के पास आ गए थे। इसकी शाखाएं तेज हवा में चरमरा रही थीं और आगे पीछे हिलकर उन्हें पास आने से रोक रही थीं। और लड़ाकू पेड़ के तने के ठीक नीचे कुत्ता था, जो जड़ों के बीच बने एक बड़े छेद में रॉन को घसीट कर ले जा रहा था। हालांकि रॉन जमकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका सिर और सीना उस छेद के अंदर पहुंच चुके थे। रॉन, हैरी चिल्लाया और उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन एक भारी डाल हवा में तेज आवाज करती आई और हैरी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। उन्हें अब सिर्फ रॉन का एक पैर दिखाई दे रहा था, जो उसने एक जड़ में अटका लिया था ताकि कुत्ता उसे अंदर न ले जा पाए। लेकिन तभी हवा में बंदूक चलने की तरह चटाक की एक भयंकर आवाज हुई। रॉन का पैर टूट गया था और अगले ही पल उसका पैर भी अंदर चला गया था।
हैरी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हरमाइनी चीखी। हरमाइनी के शरीर से भी खून निकल रहा था। लड़ाकू पेड़ ने उसके कंधे पर घाव कर दिया था। नहीं, वह कुत्ता इतना बड़ा है कि उसे खा जाएगा। हमारे पास समय नहीं है। हम बिना मदद के लड़ाकू पेड़ को पार नहीं कर पाएंगे। तभी एक और शाखा उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आई, जिसकी टहनियां मुक्के की तरह बंधी थी। अगर वह कुत्ता अंदर जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, हैरी ने हाँफते हुए कहा। वह इधर उधर ताक रहा था और लहराती हुई दुष्ट शाखाओं के बीच से जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ की शाखाओं का शिकार बने बिना वह 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता था। ओह, मदद करो, मदद करो, हरमाइनी दहशत में फुसफुसाई और अपनी जगह पर इधर उधर हिलने लगी। प्लीज। क्रुकशैंक्स आगे आई। वह हिलती हुई शाखाओं के बीच से किसी सांप की तरफ फिसलती हुई गई और उसने अपने अगले पंजे तने की एक गांठ पर रख दिया। अचानक पेड़ का हिलना बंद हो गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ संगमरमर का बना हो। उसकी एक भी पत्ती तक नहीं हिल रही थी। क्रुकशैंक्स, हरमाइनी ने अनिश्चितता से फुफकारते हुए कहा। उसने अब हैरी का हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया। उसे कैसे पता चला? उसकी उस कुत्ते से दोस्ती है, हैरी ने गंभीरता से कहा। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। चलो और अपनी छड़ी बाहर निकाल लो। वे लोग कुछ ही सेकंड में तने तक पहुंच गए, लेकिन वे जड़ों के छेद तक पहुंच पाते इससे पहले क्रुकशैंक्स अपनी पूंछ हिलाते हुए अंदर चली गई। उसके बाद हैरी गया। वह सिर के बल अंदर रेंगा और एक ढाल पर फिसलते हुए एक बहुत नीची सी सुरंग की तलहटी पर पहुंचा। क्रुकशैंक्स थोड़े आगे जा रही थी और उसकी आंखें हैरी की छड़ी की रोशनी में चमक रही थी। कुछ सेकंड बाद हरमाइनी भी फिसलते हुए इसके पास आ गई। उसने दहशत भरी आवाज में पूछा, रॉन कहाँ है? इधर से चलते हैं, हैरी ने कहा और क्रुकशैंक्स के पीछे झुककर चलने लगा। वह सुरंग बाहर कहाँ निकलती है? हरमाइनी ने पीछे से हाँफते हुए कहा। मैं नहीं जानता, यह उस नक्शे में दिखती है, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज का कहना था कि इसमें कोई भी नहीं गया है। यह नक्शे के किनारे से जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हॉग्समीड तक जाती है। वे जितनी तेज चल सकते थे चले। उन्हें काफी कमर झुकाकर चलना पड़ रहा था। आगे क्रुकशैंक्स की हिलती पूंछ कभी दिखाई देती थी तो कभी दिखना बंद हो जाती थी। वे गलियारे में आगे बढ़ते गए। हैरी को लगा कि यह गलियारा भी हनी ड्यूक्स वाले गलियारे जितना ही लंबा था। हैरी रॉन के बारे में सोच रहा था कि वो विशाल कुत्ता उसके साथ क्या कर रहा होगा। हैरी हाँफते हुए दर्द भरी सांसें ले रहा था और कमर नीचे करके भाग रहा था। और फिर सुरंग में चढ़ाई शुरू हो गई। कुछ पल बाद एक मोड़ आया और क्रुकशैंक्स गायब हो गई। जब हैरी को खुली जगह पर हल्की रोशनी दिखाई दी, वह हरमाइनी सांस लेने के लिए रुके और फिर आगे की तरफ चलने लगे। आगे क्या है यह देखने के लिए दोनों ने अपनी छड़ियां उठा रखी थी। वहां एक कमरा था जो बहुत अस्त व्यस्त और धूल भरा था। दीवारों से वॉलपेपर उखड़ रहा था। पूरे फर्श पर इधर उधर निशान थे और फर्नीचर का हर सामान इस तरह टूटा था जैसे किसी ने उसे तोड़ा हो। खिड़कियां पूरी तरह से बंद थीं। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा जो बहुत डरी हुई दिख रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। हैरी चारों तरफ देखते हुए छेद से बाहर निकला। कमरा खाली था, लेकिन दाईं तरफ वाला दरवाजा खुला हुआ था। वहां एक गलियारा था जो हॉल में जाता था। हरमाइनी ने अचानक हैरी का हाथ दोबारा पकड़ लिया। उसकी चौड़ी आंखें बंद खिड़कियों पर घूम रही थीं। हैरी, उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है कि हम चीखती हवेली में हैं। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसकी निगाह पास वाली खिड़की की कुर्सी पर पड़ी। उसके कई हिस्से गायब थे। उसका एक पाया तो पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। यह भूतों ने नहीं किया है, उसने धीमे से कहा। उसी समय ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। कोई ऊपर की मंजिल पर चल रहा था। दोनों ने छत की तरफ देखा। हरमाइनी ने हैरी का हाथ इतनी कसकर पकड़ रखा था कि हैरी की उंगलियां सुन्न हो गई थीं। उसने हरमाइनी की तरफ देखा। हरमाइनी ने सिर हिलाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। वे धीमे धीमे रेंगते हुए हॉल में गए और पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ने लगे। फर्श को छोड़कर हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। फर्श पर एक चौड़ा और चमकता निशान था, जैसे किसी को खींचकर ऊपर ले जाया गया हो। वे अंधेरे में ऊपर पहुंच गए। प्रकाशहीन भव, वे एक साथ बोले और उनकी छड़ियों के सिरे पर जलती रोशनी गायब हो गई। सिर्फ एक दरवाजा खुला था। जब वे उसकी तरफ रेंगते हुए गए तो उन्हें उसके पीछे से आवाजें सुनाई दी, एक हल्की करा और बिल्ली की म्याऊं। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। अपने सामने छड़ी को कसकर पकड़कर हैरी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। धूल भरे पर्दों वाले एक शानदार पलंग पर क्रुकशैंक्स लेटी थी और उन्हें देखकर खुशी से घुर्रा रही थी। उसके पास फर्श पर रॉन था। रॉन ने अपना पैर पकड़ रखा था जो एक अजीब से कोण में लटका हुआ था। हैरी और हरमाइनी भागकर उसके पास गए। रॉन, तुम ठीक तो हो? वह कुत्ता कहाँ है? वह कुत्ता नहीं है, रॉन ने कराते हुए कहा। उसके दांत दर्द से भींचे हुए थे। हैरी, ये एक जाल है। क्या? वही कुत्ता है और वही इच्छाधारी नर पशु है।
रॉन हैरी के कंधों के पार घूर रहा था। हैरी पलटा। छाया में खड़े आदमी ने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। उसके गंदे लटकदार बाल उसकी कोहनियों तक झूल रहे थे। अगर उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में चमक नहीं रही होती तो किसी मुर्दे की तरह दिखता। उसकी पतली चमड़ी उसके चेहरे की हड्डियों के इतने पास थी कि उसका सिर किसी खोपड़ी की तरह दिख रहा था। मुस्कुराने के कारण उसके पीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वह सीरियस ब्लैक था। निरस्त्र भव, वह चिल्लाया और रॉन की छड़ी उनकी तरफ कर दी। हैरी और हरमाइनी की छड़ियां उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगी, जिन्हें ब्लैक ने पकड़ लिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें हैरी पर जमी हुई थी। मैंने सोचा था कि तुम अपने दोस्त की मदद करने जरूर आओगे, उसने भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी लंबे समय से इसका इस्तेमाल न किया हो। तुम्हारे पिता ने भी ऐसा ही किया होता मेरे लिए। तुमने बहादुरों की तरह किसी टीचर की मदद नहीं मांगी। मैं एहसानमंद हूं। इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। अपने पिता के बारे में ब्लैक का ताना हैरी के कानों से उतरकर दिल तक पहुंच गया। हैरी के दिल में नफरत का लावा उबलने लगा और उसके अंदर का सारा डर गायब हो गया। जिंदगी में पहली बार वो अपनी छड़ी को दोबारा अपने हाथों में पाना चाहता था, खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए, मारने के लिए। वह जाने बिना कि वह क्या कर रहा है वह आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन दोनों तरफ से दो हाथों ने उसे कसकर पकड़कर खींच लिया। नहीं हैरी, हरमाइनी ने दहशत भरी आवाज में फुसफुसा कर कहा। रॉन ने ब्लैक से कहा, अगर तुम हैरी को मारना चाहते तो उससे पहले तुम्हें हमें मारना होगा, उसने आवेश में कहा। हालांकि खड़े होने की कोशिश में उसके चेहरे का रंग और उड़ गया था तथा यह बोलते समय वह थोड़ा कांप रहा था। ब्लैक की छायादार आंखों में एक अजीब सा भाव था। लेट जाओ, उसने रॉन से धीरे से कहा। तुम्हारे पैर में दर्द और बढ़ जाएगा। तुमने सुना, रॉन ने कमजोरी से कहा, हालांकि वो खड़े रहने के लिए हैरी का सहारा ले रहा था। तुम्हें हम तीनों को मारना पड़ेगा। आज रात को यहाँ सिर्फ एक ही हत्या होगी, ब्लैक ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी होगी। ऐसा क्यों? हैरी ने थूक उड़ाते हुए रॉन और हरमाइनी की पकड़ से आजाद होने की कोशिश की। पिछली बार तो तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी, है ना? पेटिग्रू को मारने के लिए इतने सारे मगलू की हत्या करने में तुम जरा भी नहीं हिचके थे, तो अब क्या हुआ है? अजगबान ने दिमाग घुमा दिया है। हैरी, हरमाइनी बोली, चुप रहो, उसने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला था। हैरी गरजा। जोरदार झटका देकर वह हरमाइनी और रॉन की पकड़ से छूटा और उसने आगे छलांग लगा दी। वह जादू के बारे में भूल गया था। वह भूल गया था कि वह छोटा, दुबला और 13 साल का लड़का था, जबकि ब्लैक एक लंबा, पूर्ण वयस्क जादूगर था। हैरी तो बस इतना जानता था कि वो ब्लैक को अपनी पूरी ताकत से बुरी तरह चोट पहुंचाना चाहता था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बदले में उसे कितनी चोट पहुंचेगी। शायद ब्लैक को यह उम्मीद नहीं थी कि हैरी इतना मूर्खतापूर्ण कदम उठाएगा, इसलिए सदमे की वजह से वह समय पर छड़ी नहीं उठा पाया। हैरी ने एक हाथ से ब्लैक की पतली कलाई कसकर पकड़ ली और उसकी छड़ियों को दूर कर दिया। हैरी का दूसरा हाथ मुक्का बनकर ब्लैक के सिर पर पड़ा। दोनों गुत्थम गुत्ता होकर पीछे की तरफ गिरकर दीवार से टकरा गए। हरमाइनी चीख रही थी, रॉन चिल्ला रहा था। ब्लैक के हाथ की छड़ियों से हवा में चिंगारियां निकली। एक चौंधियाने वाली रोशनी हुई जो हैरी के चेहरे के कुछ इंच दूर से निकल गई। हैरी को महसूस हुआ कि उसकी हथेली में भींचा हुआ दुबला हाथ पागलों की तरह छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। अपने दूसरे हाथ से ब्लैक के शरीर पर कहीं भी मुक्के मारे जा रहा था, लेकिन ब्लैक के खाली हाथ को हैरी का गला मिल गया। नहीं, वो फुसफुसाया, मैंने बहुत समय तक इंतजार किया है। उंगलियां कस गई। हैरी का गला रूंध गया था और उसका चश्मा एक तरफ हो गया था। तभी उसे हवा में हरमाइनी का पैर दिखाई दिया। एक दर्द भरी करहा के साथ ब्लैक ने हैरी को छोड़ दिया। रॉन ब्लैक की छड़ी वाले हाथ पर कूद चुका था। तभी हैरी को छड़ियां जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। जब वो शरीरों के जमघट से बाहर निकला तो उसे अपनी छड़ी फर्श पर लुढ़कती दिखाई दी। उसने उसकी तरफ छलांग लगा दी, लेकिन क्रुक्षेंक्स भी लड़ाई में कूद चुकी थी। उसने अपने दोनों पंजे हैरी के हाथ में गहराई तक धंसा दिए। हैरी ने उसे दूर फेंक दिया, लेकिन क्रुक्षेंक्स अब हैरी की छड़ी की तरफ लपक रही थी। नहीं, ऐसा मत करना, हैरी गरजा और उसने क्रुक्षेंक्स को लात जमाने की कोशिश की, जिससे बिल्ली उछलकर एक तरफ हो गई। हैरी ने अपनी छड़ी उठा ली और घूमा। रास्ते से हट जाओ, उसने चिल्लाकर रॉन और हरमाइनी से कहा। यह बात दोहराने की जरूरत नहीं थी। हाफती हुई हरमाइनी अपनी और रॉन की छड़ियां उठाकर एक तरफ हो गई। उसके होंठ से खून निकल रहा था। रॉन रेंगते हुए पलंग तक गया और हाफते हुए उस पर गिर पड़ा। उसका सफेद चेहरा अब हरा हो चला था और वह दोनों हाथों से अपने टूटे हुए पैर को पकड़े था। ब्लैक दीवार के नीचे पसरा हुआ था। उसका दुबला पतला सीना बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। जब उसने हैरी को छड़ी लेकर धीरे धीरे पास आते देखा, उसकी नोक सीधे उसके दिल की तरफ थी। ब्लैक ने फुसफुसाकर पूछा, मुझे मारना चाहते हो हैरी? हैरी उसके ठीक पास आकर रुका। उसकी छड़ी अब भी ब्लैक के सीने की तरफ थी। ब्लैक की बाईं आंख के पास चोट का एक नीला निशान फूल रहा था और उसकी नाक से खून निकल रहा था। तुमने मेरे मम्मी पापा को मार डाला,
हैरी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसकी छड़ी वाला हाथ स्थिर था। ब्लैक ने अपनी धंसी हुई आंखों से उसे देखा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन तुम पूरी बात सुन तो लो। पूरी बात? हैरी ने दोहराया और उसके कानों पर हथौड़े बरसने लगे। तुमने उन्हें वोल्डेमॉर्ट के हाथों बेच दिया। मुझे बस इतना ही जानने की जरूरत है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, ब्लैक ने कहा और अब उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जितना सोचते हो मैं उससे कहीं ज्यादा समझता हूँ, हैरी ने कहा और उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा कांपने लगी। तुमने कभी मेरी माँ की आवाज नहीं सुनी है ना? मेरी माँ वोल्डेमॉर्ट से मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और यह सब तुम्हारे कारण हुआ था। यह सब तुम्हारे कारण हुआ था। इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ और कह पाता, कोई चीज हैरी के पास से गुजरी। क्रुकशैंक्स उछलकर ब्लैक के सीने पर बैठ गई थी, सीधे उसके दिल के ऊपर। ब्लैक ने पलके झपकाकर बिल्ली को देखा। उसने क्रुकशैंक्स को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, हट जाओ। लेकिन क्रुकशैंक्स ने अपने पंजे ब्लैक के दुशालों में धसा दिए और हिली तक नहीं। उसने अपना बदसूरत चपटा चेहरा हैरी की तरफ मोड़ लिया। उसे अपनी बड़ी पीली आंखों से घूरने लगी। दाईं तरफ हरमाइनी सुबकने लगी। हैरी ने ब्लैक को क्रुकशैंक्स की तरफ देखा। उसने छड़ी को कसकर पकड़ लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे बिल्ली को भी मारना पड़े? वो ब्लैक से मिली हुई थी। अगर वो ब्लैक को बचाने के लिए मरने को तैयार थी तो इससे हैरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर ब्लैक बिल्ली को बचाना चाहता था तो इससे यही साबित होता था कि वो हैरी के माता पिता की बजाय उस बिल्ली की ज्यादा परवाह करता था। हैरी ने छड़ी सामने उठाई। अब यह काम कर डालने का समय आ गया था। अब अपने माता पिता का बदला लेने का समय आ गया था। वो ब्लैक को मार डालेगा। उसे ब्लैक को मारना ही होगा। उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। समय गुजरता गया लेकिन फिर भी हैरी वहीं पर खड़ा रहा। उसकी छड़ी हवा में झूल रही थी। ब्लैक उसे घूर रहा था और क्रुकशैंक्स ब्लैक के सीने पर बैठी थी। बिस्तर की तरफ से रॉन के सांस लेने की आवाज आ रही थी। हरमाइनी बिल्कुल खामोश थी और तभी एक नई आवाज आई। दबे हुए कदम फर्श पर गूंज रहे थे। नीचे की सीढ़ियों से कोई ऊपर की तरफ आ रहा था। हम यहाँ पर हैं, हरमाइनी अचानक चीखी। हम यहाँ पर है। सीरियस ब्लैक भी है, जल्द ही आओ। ब्लैक अचानक हिला जिससे क्रुकशैंक्स गिरते गिरते बची। हैरी ने अपनी छड़ी को और कसकर पकड़ लिया। उसके मन में एक विचार आया, यह काम अभी कर दो। लेकिन सीढ़ियों पर धड़धड़ाते हुए कदमों की आवाज करीब आती गई और हैरी ने कुछ नहीं किया। कमरे का दरवाजा लाल चिंगारियों के बौछार से खुल गया और हैरी ने पलटकर देखा कि प्रोफेसर ल्यूपिन धड़धड़ाते हुए कमरे में आ चुके थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उनकी छड़ी उठी हुई थी। उन्होंने फर्श पर पड़े रॉन को देखा, दरवाजे के पास दुबकी हुई हरमाइनी को देखा और हैरी को देखा जिसने ब्लैक पर छड़ी तान रखी थी और सबसे आखिर में ब्लैक को देखा जो हैरी के कदमों के पास लहूलुहान पड़ा था। निरस्त्र भव, ल्यूपिन चिल्लाए। हैरी की छड़ी एक बार फिर उसके हाथ से छूटकर उड़ गई और हरमाइनी के हाथ की दोनों छड़ियों को भी यही हाल हुआ। ल्यूपिन ने उन्हें कुशलता से लपक लिया। फिर कमरे में आगे आकर उन्होंने ब्लैक को घूरा जिसके सीने पर अब भी क्रुकशैंक्स पहरेदार की तरह बैठी थी। हैरी अचानक निराश हो गया। वो ब्लैक को सजा नहीं दे पाया था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब ब्लैक को दमपेशाचों के हवाले कर दिया जाएगा। फिर ल्यूपिन ने एक अजीब सी आवाज में कहा जिसमें दबे हुए भाव थे, वह कहाँ है सीरियस? हैरी ने जल्दी से ल्यूपिन की तरफ देखा। वह ल्यूपिन की बात का मतलब नहीं समझ पाया। ल्यूपिन किसके बारे में बोल रहे थे? वो एक बार फिर ब्लैक को देखने के लिए मुड़ा। ब्लैक का चेहरा भावहीन था। कुछ सेकंड तक वह जरा भी नहीं हिला। फिर बहुत धीरे से उसने अपना हाथ उठाकर रॉन की तरफ इशारा किया। आश्चर्यचकित हैरी ने रॉन को देखा जो बहुत चक्का दिख रहा था। लेकिन तब तो ल्यूपिन ब्लैक की तरफ इतनी गौर से देख रहे थे जैसे उसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वह पहले सामने क्यों नहीं आया? जब तक कि ल्यूपिन की आंखें अचानक चौड़ी हो गई जैसे वे ब्लैक से आगे की कोई चीज देख रही हो जिसे और कोई नहीं देख सकता हो। जब तक कि उसी के अंदर रहस्य न छिपाया गया हो, जब तक कि तुमने आखिरी पल योजना न बदल ली हो बिना मुझे बताए। बहुत धीरे धीरे ब्लैक ने सिर हिलाया और अपनी निगाह ल्यूपिन के चेहरे पर टिकाए रखी। प्रोफेसर ल्यूपिन, हैरी ने जोर से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? लेकिन वो अपना सवाल पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसने जो देखा उससे उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। ल्यूपिन अपनी छड़ी झुका रहे थे। अगले ही पल वे ब्लैक के पास पहुंचे, उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया जिससे क्रुकशैंक्स फर्श पर गिर गई। फिर उन्होंने ब्लैक को इस तरह गले लगा लिया जैसे उन्हें बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट का तला गायब हो गया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हरमाइनी चीखी। ल्यूपिन ने ब्लैक को छोड़ दिया और हरमाइनी की तरफ मुड़े। वह ल्यूपिन की तरफ आंखें फाड़ कर इशारा कर रही थी। आप हरमाइनी, आप और वो। हरमाइनी, शांत हो जाओ, मैंने किसी को नहीं बताया, हरमाइनी चीखी। मैंने सबसे आपकी सच्चाई छिपाई। हरमाइनी प्लीज मेरी बात तो सुनो, ल्यूपिन चिल्लाए। मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। हैरी कांपने लगा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से।
मैंने आप पर भरोसा किया, उसने ल्यूपिन से चिल्लाकर कहा और उसकी आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। और इस पूरे समय आप उसके दोस्त थे? यह सही नहीं है, ल्यूपिन बोले। मैं 12 साल से सीरियस का दोस्त नहीं था, लेकिन मैं अब हूँ, मुझे समझाने दो। नहीं, हरमाइनी चीखी। हैरी, उन पर भरोसा मत करना, वही ब्लैक की महल में घुसने में मदद कर रहे हैं। वे तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। वे एक नर भेड़िए हैं। एक जोरदार खामोशी छा गई। हर एक की आंखें अब ल्यूपिन पर थीं, जो बहुत शांत दिख रहे थे, हालांकि उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। आमतौर पर तुम्हारे जवाब जितने सही होते हैं, यह वाक्य उतना सही नहीं है हरमाइनी, उन्होंने कहा। तुम्हें 3 में से 1 ही नंबर मिलेगा। मैंने महल में घुसने में सीरियस की मदद नहीं की और निश्चित रूप से मैं हैरी को मरा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। एक अजीब सी सिहरन उनके चेहरे पर दौड़ गई। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं एक नर भेड़िया हूँ। रॉन ने खड़े होने की साहसिक कोशिश की, लेकिन वो दर्द भरी कराह के साथ गिर गया। ल्यूपिन उसकी तरफ चिंता से बढ़े, लेकिन रॉन ने चिल्लाकर कहा, नर भेड़िया, मुझसे दूर ही रहो। ल्यूपिन अचानक रुक गए। फिर कोशिश करके वे हरमाइनी की तरफ मुड़े और बोले, तुम कब से जानती हो? बहुत समय से, हरमाइनी ने धीरे से कहा। जब से प्रोफेसर स्नेप का निबंध लिखा था। उन्हें खुशी होगी, ल्यूपिन ने शांति से कहा। उन्होंने वह निबंध इसी आशा से दिया था कि कोई शायद मेरे लक्षणों का मतलब समझ ले। क्या चंद्रमा का चार्ट देखकर तुम्हें समझ में आ गया था कि मैं हमेशा पूर्णिमा के समय ही बीमार होता हूँ, या फिर तुमने यह देखा था कि मेरे सामने आने पर बहरूपिया चंद्रमा में बदल जाता है? दोनों, हरमाइनी धीरे से बोली। ल्यूपिन विवश हंसी हंसे। तुम अपनी उम्र की सबसे चतुर जादूगरनी हो हरमाइनी। ऐसा नहीं है, हरमाइनी बोली। अगर मैं थोड़ी भी चतुर होती तो मैं सबको आपकी असलियत बता देती। लेकिन वे सब पहले से ही जानते हैं, ल्यूपिन ने कहा। कम से कम स्टाफ तो जानता ही है। डंबलडोर ने आपको नौकरी पर रखा ये जानते हुए कि आप नर भेड़िए हैं, रॉन ने हाफते हुए कहा। क्या वे पागल हो गए हैं? स्टाफ के कुछ लोग भी ऐसा ही सोचते थे, ल्यूपिन ने कहा। डंबलडोर को कुछ टीचर्स को यह विश्वास दिलाने में बहुत मुश्किल हुई कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता था, और वे गलत थे, हैरी चीखा। आप पूरे समय उसकी मदद कर रहे थे। उसने ब्लैक की तरफ इशारा किया, जो अब जाकर पलंग पर पसर गया था। उसने अपने कांपते हाथ से अपना चेहरा छिपा लिया था। क्रूक्शैंक्स भी उछलकर उसके पास पहुंच गई थी और पूंछ हिलाते हुए इसकी गोद में बैठ गई थी। रॉन अपने पैर को घसीटता हुआ उन दोनों से दूर खिसक गया। मैं सीरियस की मदद नहीं कर रहा हूँ, ल्यूपिन ने कहा। अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। देखो, उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी की छड़ियों को अलग अलग किया और उन्हें उनके मालिकों की तरफ उछाल दिया। हैरी ने हैरान होकर अपनी छड़ी पकड़ ली। लो, ल्यूपिन ने अपनी छड़ी बेल्ट में रखते हुए कहा। अब तुम लोगों के पास छड़ियां हैं, हमारे पास नहीं है। अब तो तुम हमारी बात सुनोगे। हैरी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कहीं यह कोई चाल तो नहीं थी। अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे थे, उसने ब्लैक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तो आपको यह कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है? नक्शा, ल्यूपिन ने कहा। नक्शा? मैं अपने ऑफिस में उसे गौर से देख रहा था। आप जानते हैं कि उसे कैसे देखा जाता है? हैरी ने शक करते हुए कहा। जाहिर है मैं जानता हूं कि उसे कैसे देखा जाता है, ल्यूपिन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। क्योंकि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैंने ही इसे बनाया था। मैं मूनी हूँ। मेरे मित्र मुझे स्कूल में इसी नाम से पुकारते थे। आपने नक्शा बनाया था? महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज शाम को इसे गौर से देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम, रॉन और हरमाइनी चोरी से महल के बाहर जा सकते हो। मैं जानता था कि गरुड़वंश के मरने से पहले तुम हैग्रिड से जरूर मिलना चाहोगे, और मैं सही था, है ना? वे इधर उधर टहलने लगे और उनकी तरफ देखने लगे। जब भी वे चलते समय पैर उठाते तो थोड़ी धूल उड़ती नजर आती। तुमने शायद अपने पिता का पुराना चोगा पहन रखा था हैरी। आप उस चोगे के बारे में भी जानते हैं? मैंने जेम्स को उसके नीचे बहुत बार गायब होते देखा था, ल्यूपिन ने एक बार फिर अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। मुद्दे की बात यह है कि भले ही तुम अदृश्य चोगा पहने हो, लेकिन तुम नक्शे में दिख जाते हो। मैंने देखा कि तुम मैदान को पार करते हुए हैग्रिड की झोपड़ी में पहुंचे। 20 मिनट बाद तुम हैग्रिड के यहाँ से निकलकर महल की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन लौटते समय तुम्हारे साथ कोई और भी था। क्या? हैरी बोला। नहीं, हमारे साथ और कोई नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, ल्यूपिन ने अभी भी चहलकदमी करते हुए और हैरी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मुझे लगा कि नक्शा गलत जानकारी दे रहा है। वह तुम्हारे साथ कैसे हो सकता था? हमारे साथ कोई भी नहीं था, हैरी बोला। तभी मुझे एक और बिंदु दिखा जो तेजी से तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा था। उस बिंदु पर सीरियस ब्लैक का लेबल लगा था। मैंने उसे तुमसे टकराते देखा। फिर मैंने देखा कि वह तुम में से 2 लोगों को लड़ाकू पेड़ के अंदर खींच कर ले गया। हम में से एक को, रॉन ने गुस्से से कहा। नहीं रॉन, ल्यूपिन बोले, तुम में से 2 को। उन्होंने अब चलना बंद कर दिया था और उनकी आंखें अब रॉन पर टिकी थी। उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे चूहे को देख सकता हूँ? क्या? रॉन ने कहा। स्कैबस का इससे क्या लेना देना है? सब
कुछ, ल्यूपिन ने कहा। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? रॉन ने झिझकते हुए अपने दुशाले में हाथ डाला। स्कैबस बाहर निकला, मगर वो बुरी तरह छटपटा रहा था। वो बचकर न निकल जाए इसलिए रॉन ने उसकी लंबी पूंछ पकड़ ली। क्रूकशैंक्स ब्लैक की गोद में खड़े होकर फुफकारने लगी। ल्यूपिन रॉन के करीब आए। स्कैबस को गौर से देखते समय उन्होंने अपनी सांस रोक ली। क्या? रॉन ने दोबारा कहा। उसने स्कैबस को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन उसे डर लग रहा था। मेरे चूहे का किसी चीज से क्या लेना देना है? सीरियस ब्लैक अचानक बोला। वह चूहा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वह चूहा ही है। नहीं, वह चूहा नहीं है, ल्यूपिन ने धीमे से कहा। वह एक जादूगर है। वह एक इच्छाधारी नर पशु है, ब्लैक बोला, और उसका नाम है पीटर पेटिग्रू।